यदि 6 मार्च को बोर्ड में करना चाहते हैं अच्छा, तो आपको डीजे सर चैनल से जरूर लेना होगा शिक्षा। ठीक है। यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा, तो डीजे सर से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसी उद्देश्य के साथ शिक्षा शास्त्र का पेडागोगी का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन का सीरीज स्टार्ट हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से इसे देखिए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। शिक्षा शास्त्र 2024-25 का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही लंबी ये सीरीज है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार है ये सीरीज। देख लीजिए ध्यान से आप सभी लोग, सीरीज बहुत ही जबरदस्त है। देखिए यहाँ पर टोटल जो है प्रिय विद्यार्थियों जो है आप लोगों के लिए जो सीरीज में टोटल है, टोटल महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, वो टोटल 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस श्रृंखला को हम लोग और बनाते हैं आज के सेशन को बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, शिक्षा शास्त्र पेडागोगी को लेकर परेशान है, तो ये सेशन आपका है। 6 मार्च को जाने से पहले पूरे सीरीज को देख लीजिएगा। चलिए पहला जो देखिए यूनिट फर्स्ट जो है आपका प्राचीन शिक्षा है, वैदिक शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, पहला देखिए प्रश्न आप लोग क्या है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? देखिए वैदिक शिक्षा के बारे में बात करें तो हम लोग आध्यात्मिक और नैतिक विकास को करना ही जो था वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। यानी वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जो था वो आध्यात्मिक और नैतिक विकास को करना ही वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है विद्यार्थियों, वैदिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी? देखिए वैदिक शिक्षा तो जो दिया जाता था वो गुरुकुलों में दिया जाता था। कहाँ दिया जाता था? गुरुकुल में जो होता था वहीं पर वैदिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है ना। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मौखिक। क्या था ये? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम जो था वो मौखिक था, श्रुति और स्मृति। ठीक है ना, कौन सा था? श्रुति और स्मृति। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो वैदिक शिक्षा में गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व था? तो देखिए यहाँ पर गुरु और शिष्य के परंपरा के बीच में अगर देखा जाए तो उसमें अनुशासन का बहुत बड़ा योगदान था। नहीं, जो विद्यार्थी थे, शिष्य थे, वो अपने गुरु का बहुत ही, उनके डिसिप्लिन में बहुत जबरदस्त रहते थे। और आप लोग जानते हैं कि आज भी आपको अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जानते हैं कि डिसिप्लिन इज ए वे टू अचीव 100%। और ज्ञानार्जन, ज्ञान का अर्जन करना भी जो था वो महत्वपूर्ण रूप से इस परंपरा में शामिल था। यानी गुरु के पास जो भी शिक्षा दीक्षा होता था तो उसको पूरी तरीके से वो जो है देने का प्रयास करते थे। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, वैदिक काल में मुख्य शिक्षण विधियां कौन सी थी? मुख्य शिक्षण विधियों में अगर देखा जाए तो वैदिक काल में श्रवण था, मनन करना, चिंतन करना, निधि निधि ध्यान ध्यासन करना। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करना ही जो होता है वैदिक काल में मुख्य शिक्षण विधियां थी। वैदिक काल में मुख्य शिक्षण विधियां कौन थी? शिक्षण विधियां तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के रूप में देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। प्रिय विद्यार्थियों देखिए बौद्ध शिक्षा में जब हम लोग बढ़ते हैं तो बौद्ध शिक्षा का देखिए जो चैप्टर उससे कौन कौन से प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। छठवां देखिए प्रश्न क्या है, बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों देखिए अहिंसा, यानी हिंसा न करना, करुणा भाव रखना लोगों के प्रति और नैतिकता का विकास करना जो था बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। और अहिंसा तो देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जान जो है बौद्ध शिक्षा का अहिंसा ही है। बौद्ध शिक्षा संस्थाओं को क्या कहा जाता था? देखिए बौद्ध शिक्षा संस्थाओं को जो था विहार और महाविहार कहते थे। क्या कहते थे? विहार और महाविहार कहा जाता था। ठीक है, ये सातवां आपका हो जाएगा। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो बौद्ध शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो देखिए बौद्ध शिक्षा में जो था मुख्य रूप से जो पाली और प्राकृत भाषा के साथ साथ और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होता था। तो पाली भाषा जो थी वो बौद्ध शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाली के साथ साथ प्राकृत और संस्कृत भी देखने को मिलता है। तो पाली और संस्कृत जो है महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। नौवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान कौन से थे? प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान जो थे वो कौन से थे? तो ये नालंदा और तक्षशिला था। कौन था? नालंदा और तक्षशिला। प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा संस्थान जो था वो कौन कौन से थे? तो नालंदा और तक्षशिला था। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ते रहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर होने चाहिए। 10वां देखिए प्रश्न क्या है, बौद्ध शिक्षा का शिक्षण पद्धति क्या थी? देखिए बौद्ध शिक्षा का जो शिक्षण पद्धति था वो वाद विवाद और तर्कशास्त्र था। क्या था? वाद विवाद और तर्कशास्त्र था। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर मध्यकालीन शिक्षा के रूप में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए मध्यकालीन शिक्षा में जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा का। मध्यकालीन शिक्षा में मुख्यतः किन विषयों को पढ़ाया जाता था? तो देखिए इसमें धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी था। धर्मशास्त्र जो था वो अरबी फारसी को भी देखिए बताया जाता था इसमें, मुख्य रूप से गणित को भी, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र को भी जो है उसका भी अच्छा अध्ययन कराया जाता था। तो मध्यकालीन शिक्षा के ये मुख्य विषय थे जो पढ़ाए जाते थे। धर्मशास्त्र, अरबी फारसी हो गया, गणित हो गया, ज्योतिष हो गया, तो ये सभी विषय पढ़ाए जाते थे। 12वां देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा? मध्यकाल में शिक्षा देने वाले संस्थाओं को क्या जाता था? तो इसे देखिए हम लोग मदरसे और मकतब बोलते थे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मकतब, ठीक है ना। तो मध्यकाल में जो शिक्षा यानी मध्यकालीन शिक्षा में आप लोग जानते हैं कि इस समय जो था वो मुख्य रूप से जो था मुगल शासन, मुगल का मुख्य रूप से जो शासक के रूप में थे ना, मुगल कालीन शासक के रूप में मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से देखा जाए तो इस्लाम जो धर्म के रूप में देखा जाए तो वर्चस्व अधिक था, तो इसलिए जो था मकतब और मदरसों का ज्यादा प्रचलन था। अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार किए? देखिए अकबर ने शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्ष प्रणाली शिक्षा प्रणाली की उसने शुरुआत की। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली को उसने क्या किया? बढ़ावा दिया। किसने? अकबर ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई। 14वां देखिए प्रश्न क्या है? मध्यकाल में प्रमुख शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? देखिए दिल्ली, आगरा और जौनपुर। तो दिल्ली, आगरा और जौनपुर को जो है मुख्य रूप से मध्यकालीन शिक्षा के लिए शिक्षा के प्रमुख केंद्रों को बनाया गया था। 15वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? देखिए इस्लामी ज्ञान देना, ठीक है, इस्लामिक तौर पर, और प्रशासनिक योग्यता के लिए तैयार करना, ये जो था मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इस्लामी ज्ञान देना जो था मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। यूनिट फर्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन बी में जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग जिसे हम लोग अधिगम बोलते हैं। अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। अधिगम का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं, ये हम लोग का चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों। 16वां देखिए प्रश्न क्या है? अधिगम का अर्थ क्या होता है? अनुभवों द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। अनुभवों द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। 17वां देखिए प्रश्न क्या है? अधिगम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो अधिगम देखिए प्रिय विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो एक सतत प्रक्रिया है जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यानी अधिगम जो होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक सतत प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअसली प्रोसेस है जो व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करता है। 18वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं फिर विद्यार्थियों, देखिए इसमें तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में अगर देखा जाए तो प्रायोगिक हो गया, अनुकूल हो गया, अनुकूलन हो गया, और निरीक्षणीय अधिगम हो गया। ये अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हो गए। ठीक है, प्रायोगिक, अनुकूलन और निरीक्षणीय अधिगम जो होता है अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल किया जाता है। थॉर्नडाइक ने कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया था? तो देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो था वो थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण अधिगम का सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, 20वें इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग देखिए बढ़ते हैं जब यहाँ पर, तो अधिगम प्रक्रिया किन तत्वों पर निर्भर करती है? तो ये मुख्य रूप से जो देखिए अधिगम प्रक्रिया जो होता है प्रेरणा पर निर्भर करता है, रुचि पर, अभ्यास पर, और साथ ही साथ वातावरण पर। यानी अधिगम प्रक्रिया जो होता है वो प्रेरणा, रुचि, अभ्यास और वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, यह आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये पार्ट 1 था। ये पार्ट 1 आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शिक्षा शास्त्र का, पेडागोगी का। और 6 मार्च को एग्जाम में जाने से पहले जो है विद्यार्थी इसको पूरा देख लीजिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। और सेकंड पार्ट के लिए यदि आप तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।